हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम बात करेंगे आर के शर्मा की बुक की, जो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें हम अपना जो चैप्टर है वो टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, और हम जो टॉपिक कवर करेंगे उन्हें नोट्सों के साथ कवर करेंगे, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। जो हमारे खुद के लिखे हुए होते हैं उनसे हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है और वो हमें लंबे समय तक याद भी रहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक। हमारा प्यारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। इसका अर्थ है कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानना क्यों आवश्यक है, मतलब हम इसके इतिहास को क्यों पढ़ें। इतिहास को जब मैं छोटी थी तब भी मैं भी ये सोचती थी कि यार ये तो मर गए, पर हम इनको क्यों पढ़ें, ये तो अपना जो करना था वो करके चली गई, पर हम इनके बारे में जानकारी क्यों लें। बट हम गलत सोचते थे। जब हम इस बुक को पढ़ेंगे ना तो हमें हमारा सारा माइंड खुल जाएगा एक टाइप से। इसमें हमें पता चलेगी कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो कभी हमने सोचा है कि हमारे भारत में जो प्राचीन संस्कृति हैं उनका विकास कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा और कहाँ हुआ होगा? नहीं सोचा। इसीलिए हमें प्राचीन भारत को जानना जरूरी है। उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की? जब मानव कृषि की शुरुआत करेगा तभी तो वो अपना जीवन सुरक्षित कर पाएगा, इधर उधर नहीं ढूंढेगा। और सुस्थिर जीवन कैसे व्यतीत किया, मतलब स्थिर जीवन कैसे बनाया उसने। उन्होंने कृषि की खोज कैसे की होगी, जीवन सुरक्षित कैसे बनाया, सुस्थिर कैसे बनाया। तो इसकी जानकारी हमें इतिहास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मिलेगी। कभी हमने ये सोचा है कि हमारी जो भाषा है, लिपि है, वो कैसे उत्पन्न हुई होगी? हम जब तक किसी भी समाज को सभ्य नहीं मान सकते जब तक वह समाज लिखना ना जानता हो। आज के समय में तो बहुत लिपियाँ भी हैं, बहुत भाषा भी हैं। तो कभी सोचा ये लिपियाँ कैसे उत्पन्न हुई होंगी? इन लिपियों को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए हमें प्राचीन भारत का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। विविधता में एकता। हमारा जो भारत है वह अपनी भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, संस्कृति आदि विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, फिर भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। जिसका उत्तर हमें किसमें मिलता है? प्राचीन भारत में। हमारे भारत में बहुत आक्रमणकारी आए। आर्य आए, ग्रीक आए, इंडो आर्यन आए, सिथियन आए, हूण आए, तुर्क आए। इन्होंने आकर आक्रमण किया भारत पर। आकर इन्होंने भारत को अपना घर बनाया और विभिन्न प्रकार की इसमें संस्कृति सम्मिलित की, आदान भी किया और प्रदान भी किया। और जितनी भी हमारे भारत में जनजाति आईं उन्होंने भारत को सामाजिक व्यवस्था, कला, शिल्प, भाषा, साहित्य में भी विकास किया। क्या कभी सोचा है ये शिल्प कला, ये कला, ये सामाजिक व्यवस्था, भाषा, साहित्य का विकास कैसे हुआ? तो ये इन सबको जानने के लिए इतिहास ही इम्पोर्टेंट है। हम सोचते हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये अब आई है कल्चर में, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले संस्कृति का आदान होता था, प्रदान होता था, सब मिलजुल कर रहा करते थे। जैसे कि उत्तर भारत में अलग संस्कृति थी और दक्षिण में अलग थी। तो प्राचीन भारत की जो दक्षिण द्विण और तमिल भाषाएं थी उनके जो शब्द हैं वो वैदिक ग्रंथों से भी मिलते हैं। वैदिक ग्रंथ उत्तर भारत में थे और दक्षिण ध्रुव तो दक्षिण में थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उनमें संस्कृति का आदान प्रदान होता था, उनमें भेदभाव नहीं था। पाली भाषा और संस्कृत के बहुत से शब्द संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। जो संस्कृत के शब्द थे, पाली के शब्द थे, वो तमिल ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि दक्षिण का उत्तर में, उत्तर का दक्षिण में आदान प्रदान हुआ करता था।
संस्कृतियों का। उस समय कोई भी भेदभाव नहीं हुआ करता था, इस समय तो चरम सीमा पर है भेदभाव। प्राचीन भारत के लोग इसकी एकता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं तथा शक्तिशाली राजाओं ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्री घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य बनाया। और ये जब इन राजाओं ने अपना राज्य बनाया इतना बड़ा, तो वो राज्य चक्रवर्ती राजा कहलाई। पूरे देश का नाम शक्तिशाली संस्कृति समुदाय आर्यों के कारण आर्यावर्त पड़ा। हमारे भारत में जो एक शक्तिशाली संस्कृति थी वो आर्य थी, आर्यों की। ठीक है, आर्यव्रत का जो अभिप्राय है उसका अर्थ है उत्तरी और केंद्रीय भारत, मतलब उत्तर साइड, और जो केंद्र था भारत का उस साइड, ये उस साइड ही रहे थे इसलिए। हिंदू शब्द की उत्पत्ति, इसके लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में श ध्वनि बदलकर ह में परिवर्तित हो जाती है। वह सिंधु को हिंदू कहते थे। ठीक है, ईरानी लोग। इतना हमारा हुआ कंप्लीट। इस साम्राज्य का विस्तार, जो 30वीं शताब्दी है उसमें अशोक के शिलालेख बताते हैं कि अशोक ने अपना साम्राज्य का विस्तार इतना किया कि उसने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक अपना विस्तार फैला लिया। 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त ने गंगा पार से लेकर तमिल की भूमि तक विजय प्राप्त की, मतलब उत्तर से दक्षिण तक उसने विजय प्राप्त की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन और हर्षवर्धन का उत्तर भारत का विस्तार था। इनके शासनकाल में भारत की एकता को विशेष बल मिला। अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि अशोक से पहले ही भाषा लिपि का विकास हो चुका है, जिसे हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे भागों में बट गया, मतलब छोटे छोटे शासक आए, छोटे छोटे टुकड़ों पर शासन करने लगे। मतलब फिर एक बड़ा एम्पायर नहीं रहा, छोटे छोटे एम्पायर रहे जिस पे छोटे छोटे लोग शासन करते रहे। फिर भी जो राज के दस्तावेज होते थे वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे। हमारे जो महाकाव्य हैं रामायण, महाभारत, ये तमिल की भूमि पर भी उतने ही उत्साह के साथ पढ़े जाते थे जितने बनारस व तक्षशिला पर पढ़े जाते थे, क्योंकि दक्षिण की संस्कृति अलग थी और उत्तर की अलग थी। उत्तर में संस्कृत का प्रयोग हुआ करता था और तमिल में तमिल भाषा, द्रविड़ भाषा का प्रयोग हुआ करता था। लेकिन फिर भी इस संस्कृति के परिवर्तन होने के कारण भी महाकाव्य हमारे जो संस्कृत में थे वो तमिल में भी इतनी गहराई से पढ़े जाते थे जितने हमारे उत्तर में पढ़े जाते थे। महाकाव्य अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो गए और देश भर में ये भक्तिभाव से पढ़े जाते थे। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ। उससे पहले ना तो जाति प्रथा थी ना वर्ण व्यवस्था थी। जब ये उत्तर भारत आया, उत्तर भारत की तरफ वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा आई। वैदिक सभ्यता से पहले ना तो जाति प्रथा थी न वर्ण व्यवस्था थी, और वैदिक प्रथा में भी उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ आई, वरना ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, जो बाद में देश भर में इतनी फैल गई कि सभी लोग इसके प्रभाव में आ गए उस समय पर। लेकिन इस समय तो ये जाति प्रथा और धर्म इतनी चरम सीमा पर है जिसका कोई अंत नहीं हो पा रहा। वर्ण व्यवस्था ने
मुसलमान को भी प्रभावित किया, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने पर भी वे अपने रीति रिवाज छोड़ नहीं पाए। कोई इंसान अपने रीति रिवाजों को छोड़ने में असमर्थ होता है। अगर हमसे कोई कहे हम अपने धर्म परिवर्तन करो, तो कोई कराएगा नहीं। तो इसलिए उस समय ये वर्ण व्यवस्था इतनी बेकार चीज़ होती है बहुत। अगर हम वर्ण व्यवस्था को देखें कि किस समय आई, कैसे आई, तो इसका हम निपटारा भी कर सकते हैं इतिहास को जानने के बाद। पर उससे पहले हमें इतिहास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा। यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि हमारी पॉलिटी भी जल्दी आने वाली है। पॉलिटी की हम एम लक्ष्मीकांत के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको देखना हो तो देख लेना। अगर हम 2 दिन के अंदर अंदर वो नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।